आइए बढ़ते हैं आगे। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में कल शाम तक करीब तय हो जाएगा कि सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी, जिसका फैसला कल के अगले दिन यानी परसों दोपहर तक हो जाएगा। अब से महज कुछ घंटों के बाद यानी 12 फरवरी को बांग्लादेश में 13वां संसदीय चुनाव है, जिसमें मुख्य टक्कर दो ही दलों के बीच जमात इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच है, जबकि पूर्व पीएम शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को इस चुनाव में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बांग्लादेश में चुनावी काउंटडाउन, दो दलों के बीच महायुद्ध। हसीना के बाद पहला चुनाव, बदलेगा बांग्लादेश का भाग्य। दांव पर अल्पसंख्यकों का भविष्य, चुनाव बाद क्या होगी तस्वीर। बांग्लादेश का हर अल्पसंख्यक आज यही सोच रहा है कि चुनाव के बाद अपने ही देश में उनकी कैसी तस्वीर होगी। क्या बांग्लादेश का भाग्य बदलेगा या हिंदुओं पर जुल्म जारी रहेगा। आने वाले चंद घंटों के बाद बांग्लादेश में संसदीय चुनाव होना है। इस चुनाव के लिए सरकार की तैयारी पूरी है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी की गई है। दोनों दलों के नेता मैदान पर जी तोड़ मेहनत में जुटे हैं। एनडीटीवी की टीम भी बांग्लादेश के चुनावी मैदान पर जनता का मूड भांपने के लिए नॉनस्टॉप कवरेज कर रही है और पल पल की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहां दो ही दलों के बीच मुख्य रूप से टक्कर है। पहला जमाते इस्लामी बांग्लादेश, दूसरा बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। दोनों ही दलों के नेता मैदान में डटे हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग इस चुनाव से पहली बार दूर है, क्योंकि यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने अवामी लीग की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और उन्हें आगामी चुनाव में भाग लेने से रोक दिया है। अभी यहां हिंदुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण पूजा स्थल ढाकेश्वरी मंदिर है। एनडीटीवी ने इस मंदिर का दौरा किया और उन श्रद्धालुओं से बात की जो लक्षित हिंसा के बीच डर के माहौल में जी रहे हैं। अल्पसंख्यक अपनी सुरक्षा और वोट देने के कारण होने वाले संभावित प्रतिशोध को लेकर चिंतित हैं। थोड़ी सी बदल आ गई है मेरे जज्बात में, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले जैसे मैं बाहर निकल सकती थी, अकेले घर से बाहर निकल सकती थी। अब ऐसा थोड़ा माहौल, थोड़ा मैं कहूँगी कि अब मुझे सुरक्षित नहीं लगता कि मैं घर से अकेले निकलूँ। जिस पार्टी के एमपी खुलेआम ये बोल रहे हैं कि हम औरतों को जॉब में नहीं घुसने देंगे, उनको घर में रहना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी खुलेआम ये बोल रहे हैं कि औरतें पे अगर आदमी हाथ उठाए तो वो ठीक है, वो जस्टिफाइड है, उस पार्टी को हम कैसे यकीन करेंगे जो खुलेआम बोल रहे हैं कि हम शरिया लॉ को इम्पोज कर देंगे, हम इस्लामिक स्टेट चाहते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की मौजूदा स्थिति आपको बता देते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदुओं की आबादी में भारी कमी आई है। बांग्लादेश में पहले 19% हिंदू आबादी थी, जो अब घटकर 9% रह गई है। बांग्लादेश के चुनाव में इस बार महिला और उसकी सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। लिहाजा दोनों ही दल, जमाते इस्लामी बांग्लादेश और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने महिलाओं को मैदान में भी आगे रखा है और लोगों से वोट की अपील कर रही है। हम देखा है, आपको पता है कि जो चिटागंग जिला में जो रंगुनिया और बेशराय में जो हिंदुओं के ऊपर जो आग लगाया गया है, बल्कि यह नहीं है कि अंदर से वो जिंदरा लगा के, अंदर से सिटकनी लगा के आग लगा दिया गया।
तो इससे ये प्रतीयमान होता है कि जो आने वाला चुनाव डर का माहौल है। बिल्कुल ये एक पैनिक बनाने का एक प्रयास है। বাংলাদেশ জামাত ইসলামী নারীদেরকে মর্যাদা দিয়ে নারীদের জন্য একটা আলাদা বিভাগ রেখে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিয়েছে বলেই এই নারী জাগরণ। उधर बांग्लादेश के प्रमुख स्थानीय दैनिक अखबार प्रथम आलो की अलग ही रिपोर्ट है। अखबार की ओर से अक्टूबर 2025 में किए गए राष्ट्रीय जनमत सर्वेक्षण के नतीजे उसी साल 9 दिसंबर को प्रकाशित हुए, जिसमें पता चला कि लगभग 70% लोगों ने अवामी लीग की इन चुनाव में बिना शर्त भागीदारी की मांग की। 28% लोगों ने अवामी लीग की भागीदारी न चाहने की बात की, जबकि संभावित वोट हिस्सेदारी के संदर्भ में सर्वेक्षण से पता चला कि लगभग 66% लोग बीएनपी को वोट दे सकते हैं और करीब 26% लोग जमाते इस्लामी के पक्ष में हैं। पिछले 18 महीनों से जमाते इस्लामी बांग्लादेश की शासक है और मोहम्मद यूनुस उसके सर्वोच्च कमांडर हैं। लेकिन अब देखना होगा कि देश में सत्ता परिवर्तन होता है या फिर अंतरिम सरकार पर ही जनता मुहर लगाती है। बांग्लादेश से सौरभ गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार ने वंदे मातरम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों और महत्वपूर्ण आयोजनों में इसके जो सभी 6 छंद हैं उन्हें बजाना अनिवार्य होगा। अभी तक शुरू के जो पहले 2 छंद हैं वो गाए जाते हैं। लोगों को राष्ट्रगान की तरह ही खड़े होकर सम्मान देना होगा। हालांकि सिनेमा हॉल के लिए नियम लागू नहीं होंगे। गृह मंत्रालय का यह फैसला गीत को उसकी मूल शक्ति के साथ वापस लाने का प्रयास है, जिसे जन गण मन राष्ट्रगान के तुरंत बाद बजाया जाएगा। लेकिन विपक्ष को यह कबूल नहीं है। विपक्ष ने इस आदेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और सरकार के सहयोगी दल फैसले की प्रशंसा कर रहे हैं। तो विपक्ष का कहना है बंगाल में चुनाव नजदीक है, भावनात्मक मुद्दे को उछाल दिया गया है। वंदे, वंदे, वंदे कोई गान किसकी पहले गाया जाएगा, कोई लास्ट में गाया जाएगा, इसका कन्वेंशन का थोड़ा वो साजिश दे सकते। सिर्फ चुनाव की वजह से, वरना तो जब वंदे मातरम गा के कांग्रेसी जेल जा रहा था। वंदे मातरम की चर्चा के बाद देश की जनता को सही तथ्य सामने आए थे वंदे मातरम को लेकर। ये भारत की अस्मिता, भारत की पहचान, भारत की पुरानी परंपरागत परिपाटी का अनुपालन का एक सुनहरा अवसर है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, वो मंत्र जिसने आजादी की लड़ाई में लाखों भारतीयों के भीतर देशभक्ति की लौ जलाई थी, अब अपनी मूल गरिमा के साथ वापस लौट रहा है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वंदे मातरम के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस गीत को राष्ट्रगान के समान ही सभी महत्वपूर्ण आयोजनों में उसकी पूरी अखंडता के साथ, यानी सभी 6 छंदों के साथ गाया और बजाया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक अब स्कूलों, कॉलेज और सरकारी समारोहों में इसे बजाना अनिवार्य होगा। हालांकि सिनेमा हॉल में ये नियम लागू नहीं होंगे और सरकार ने फैसले से इसे छूट दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे राष्ट्रगान जन गण मन के तुरंत बाद बजाया जाएगा और गीत के पूरे 6 छंद बजाए जाएंगे, जिनमें से 4 छंद 1937 में कांग्रेस ने हटा दिए थे। सरकार का मानना है कि इससे गीत की वो मूल शक्ति वापस आएगी जो समय के साथ संक्षिप्त संस्करणों के कारण पीछे छूट गई थी। लेकिन सवाल है, राष्ट्र भावना के स्वर में सियासत की आवाज क्यों मिल रही है? गृह मंत्रालय के इस फैसले से कुछ विपक्षी दलों और मौलानाओं को ऐतराज है। उन्हें आपत्ति है कि सरकार ने पश्चिम बंगाल चुनाव में माइलेज लेने के लिए ऐसा किया है। अब सत्ता और सिस्टम में बैठे लोग देश को बांटने के लिए इस गीत का इस्तेमाल कर रहे हैं। कि मैं इस पे बहस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इन सब चीज़ों पे बीजेपी चाहती है कि कोई जोर से बोल दे, कोई उसको विरोध कर दे, हम इसको पोलराइज कर दें। इनका हर मकसद सिर्फ एक ही है कि ऐसी चीज़ लाओ जिसमें हिंदू और मुस्लिम का आपस में कन्फ्रंटेशन हो, आपस में कुछ न कुछ आपस में कुछ उनकी लड़ाई शुरू हो जाए, खिंचातानी शुरू। मेरे ख्याल से गलत है, आपत्तियां नहीं, गलत है।
बिल्कुल गलत है। वो जानबूझ के उनका चला है। उनका ये इस देश के ऊपर प्रेम नहीं है, उनको कहाँ न कहाँ अपनी सत्ता के ऊपर प्रेम है, और सत्ता के जरिए, हिंदुत्ववाद के जरिए सत्ता काबिज करना, इतना ही इनका काम है। हमारा संविधान, उस संविधान को देखते हुए सत्ता में बैठे हुए लोगों को कोई आदेश निर्देश जारी करना चाहिए। जो संविधान की मूल धारा के विपरीत जाकर के ऐसे आचरण किए जा रहे हैं, देश की जनता इनको इस बात के लिए दंडित करेगी। वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है हमारा, और निश्चित तौर से हम लोग गाते आए हैं और गाते रहेंगे। बतलाया मैंने पहले भी कहा था जब वंदे मातरम की डिबेट हो रही थी कि जिन लोगों ने वंदे मातरम के लिए लाठियां नहीं खाई, आज सबसे बड़े हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं। और उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, जिन्होंने बहुत ही डेलिब्रेशन के बाद जो तय किया, उसको बदलने का प्रयास किया जा रहा है। वंदे मातरम सबको पढ़ना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के साथ में वंदे मातरम भी बहुत जरूरी है। इसका किसी को कोई विरोध नहीं है, सभी लोग जो है वंदे मातरम पढ़ते आए हैं और पढ़ेंगे। ये एक धार्मिक नारा है ये, और ये भी जिसने चट्टोपाध्याय थे, उन्हें आजादी नहीं मिली थी, उस वक्त ही उसको अपनी किताब में लिखा था, और अंग्रेजों की हिमायत में लिखा था। अंग्रेजों के लिए लिखा था, ये इंडिया के लिए नहीं था, ये भारतवासियों के लिए नहीं है। तो अब उसको आप हर एक पर अनिवार कर दे तो ये अच्छा नहीं है। आजादी होना चाहिए, जिसका विचार पढ़े, जिसका विचार ना पढ़े। हमारे आप तो इसी बात को। सियासत अपनी जगह है, लेकिन अब नई पीढ़ी वंदे मातरम के उन अंशों से भी परिचित होगी जो अब तक गुमनाम थे। सैनिक और किसान की ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। है ये धरती वेद